नमस्कार दोस्तों, अहम सच न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल अंचल लेकर हाजिर हूँ सागवाड़ा शहर सहित आसपास की खास हलचल को। तो फिर चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सागवाड़ा पुनर्वास कॉलोनी के राजेश जी जोशी के मकान पर, जहां पर रीट का एग्ज़ाम देने आया एक शख्स दृष्टिबाधित थे, जिन्होंने अपने घर पर उनको ठहराया हुआ है। आप देख सकते हैं एक अनजान शख्स हैं, लेकिन चंद घंटों में उनका ऐसा भावनात्मक व्यवहार और भावनाएं जुड़ गई कि आज उनके घर में आराम से, जैसे बरसों से जानते हों उस तरीके से ये लोग रह रहे हैं। हरिराम जी मीणा नाम है इनका। ये गुजरात के जूनागढ़ से करीब 800 किलोमीटर दूर जूनागढ़ है, जहाँ से आए हुए हैं। कल रीट का एग्ज़ाम है। सागवाड़ा में कई सारे सेंटर हैं जहां बहुत ज़्यादा लोग यहां एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। प्रशासन की तरफ से अपने अपने स्तर पर सारी व्यवस्थाएं रहने के लिए की गई हैं। कई जगह विद्यालयों में व्यवस्था की गई है, समाजों के नौरों में व्यवस्था की गई है, और सामुदायिक भवन वगैरह जहां जो भी मिला वहां प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सागवाड़ा में ऐसे कई सारे लोग भी हैं जो अपने घरों पर भी लोगों को ठहरा रहे हैं, इस तरह का सहयोग कर रहे हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं राजेश जी जोशी, जो पुनर्वास कॉलोनी में रहते हैं। उन्होंने देखा कि एक दृष्टिबाधित जो हैं परीक्षार्थी हैं, जो रीट का एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं, जूनागढ़ से आए हुए हैं, 800 किलोमीटर की यात्रा तय करके आए हुए हैं। उनको लगा कि उनको घर की सारा वातावरण मिले, दृष्टिबाधित है, इस वजह से वो उनको अपने घर पे लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं ये राजेश जी हैं। ये हरिराम जी मीणा है जो जूनागढ़ से आए हुए हैं। गुजरात का जूनागढ़ है जो करीब 800 किलोमीटर दूर है, जो उनके घर में मौजूद हैं। इनका बच्चा है। सभी जो घर के परिवार के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं घर के परिवार के जो लोग हैं, सारे हरिराम जी से इतने प्रभावित हैं, बहुत ज़्यादा। ये उनकी बच्ची है, पत्नी है उनकी, उनका पुत्र है राजेश जी का। ये राजेश जी आप देख सकते हैं, ये बैठे हुए हैं। बिल्कुल सुबह से लेकर इनको एक पारिवारिक माहौल देने के लिए, परीक्षा है कल, ताकि कहीं हौसला टूटे ना ही, इस वजह से वो बिल्कुल पारिवारिक माहौल देने के लिए उनके बिल्कुल साथ में हैं। हरिराम जी ये बैठे हुए हैं। एक घर का माहौल, मतलब 800 किलोमीटर की यात्रा तय करने के बाद कहीं कोई परीक्षार्थी या कोई भी व्यक्ति ये ना समझे कि मैं एक अनजान शहर, एक अनजान राज्य में आया हुआ हूँ और खुद को एक अकेला महसूस कर रहा हूँ, परिवार से बहुत ज़्यादा दूर हूँ, ऐसा महसूस न करें। इसी सोच को लेकर राजेश जी ने इनको अपने घर में पनाह दी है और घर पे लेकर आए हैं, और पूरा परिवार का एक माहौल दिया जा रहा है इनको, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत इनको ना हो, कहीं कोई निराशा इनको ना हो। इस वजह से वो घर पे इनको लेकर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। खुद के जीवन में भले ही अंधेरा क्यों न हो, औरों के जीवन को रोशन करने के लिए गुजरात जूनागढ़ से करीब 800 किलोमीटर की यात्रा तय कर एक ऐसे शख्स यहाँ पर आए हैं जो दृष्टिबाधित हैं। इसके बावजूद भी वो रीट के एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। आइए हम आपको एक ऐसे ही शख्सियत से मुलाकात करवाते हैं और उनके अनुभवों को साझा करते हैं कि वो रीट के एग्ज़ाम को और अपनी दृष्टिबाधित जो है उसको किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिलाल गिगाभाई मकवाना है। मैं गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। छोटा सा गांव जंगल में वो गांव पड़ता है, गिरगढ़ा के पास। गांव का नाम है फरेड़ा। अच्छा, रीट के एग्ज़ाम देने? हाँ जी, रीट के एग्ज़ाम के लिए मैंने फॉर्म फिलअप किया था। जब राजस्थान की रीट आती है वो उसका फॉर्म 2020-21 में वहाँ यहाँ की वैकेंसी पड़ी, तो मुझे पता चला कि राजस्थान में भी बहुत सारी वैकेंसी है। तो मैंने सोचा क्यों ना राजस्थान में अभी हमको एक वहाँ की गवर्नमेंट चांस दे रही है, तो उसका पूरा उपयोग कीजिए। तो फॉर्म भरा और आज उसकी 26 तारीख को रीट की एग्ज़ाम है, इसलिए मैं एग्ज़ाम
देने के लिए यहाँ आया हूँ राजस्थान में। हीरालाल जी, कुछ अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताइए। घर में कैसे क्या है, और आप दृष्टिबाधित हैं, इसके बावजूद भी एक एग्ज़ाम देने के लिए हौसले से आए हुए हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल सर। मैं छोटे गांव फरेड़ा से पहले मैं पारिवारिक थोड़ी उसकी प्रस्तावना रखूं तो पहले मैं छोटा था 12-13 साल का, तब मेरा विज़न थोड़ा सा था, और जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई 14-15 साल तो मेरा विज़न पूरा चला गया। तो उसमें ऐसा हुआ कि वो जो ऑप्टिक्स नर्व आती है वो ब्रेन से जुड़ी होती है आइस तक, तो उसमें ब्लड नहीं पहुंचता, तो उसको तो इस बीमारी से वजह से वो मेरा विज़न चला गया। पहले थोड़ा सा ही दिखता, बहुत नहीं दिखता था। तो इस वजह से मेरे अंकल यहाँ सूरत में डायमंड का काम करते थे, तो उसने उसका फ्रेंड को बताया कि मेरा भतीजा भी आँख से दिख नहीं रहा है, तो उसको पढ़ाई के लिए कुछ उसके स्पेशल स्कूल है क्या। तो मेरे अंकल के मित्र ने बताया, हाँ यहाँ सूरत में घोड़दौड़ रोड पे एक स्पेशल बच्चों के लिए स्कूल चल रही है। तो वेकेशन में मेरे अंकल घर पे आया और बोला कि बच्चा अपने लिए एक वहाँ शाला है, वहाँ आपको मैं पढ़ाने के लिए ले जाऊँ। तो कई लोग घर के ऐसा बोल रहे थे कि नहीं, वो दिख नहीं रहा, वहाँ घर की जैसे कि वहाँ उसकी देखभाल यूँ कैसे करेंगे, ऐसे सब सोचने लगे। तो मेरे अंकल ने बोला नहीं कोई बात नहीं, वो अपने सामान्य बच्चों जिस तरह से पढ़ते हैं इस तरह से वो बच्चा भी पढ़कर अपना नाम रोशन करेगा, आगे बढ़ेगा, कुछ भी अपना जीवन में जीने के लिए उसको एक बार वहाँ सूरत भेजिए और अपने स्कूल में जाने दीजिए। तो सब परिवार सब एक बात सहमत हुआ और मैं 1998 में वहाँ पढ़ने गया। तब से मेरी पढ़ाई शुरू है। 2009 में 12वीं पास हुआ वहीं स्कूल से, और वहाँ से लेकर सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट में मैंने बीए किया, एमए किया, और बाद में HNG उत्तर गुजरात पाटन यूनिवर्सिटी में मेरा स्पेशल बीएड का कोर्स हुआ, और वहाँ से 2016 में पूरा हुआ। उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की और मेरा झुकाव था कि मेरे को कुछ बनना है, कुछ पाकर समाज को दिखाना है कि हम प्रज्ञा चक्षु है, लेकिन मन में जो हौसला है बुलंद है वो किस तरह से अपने रखना है। इस तरह मैं सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता हूँ, सभी वहाँ की एग्ज़ाम भी देता हूँ, GPSC UPSC और वहाँ के गुजरात की GTET और राजस्थान की अभी रिटेट है उसकी भी मैं एग्ज़ाम देने के लिए डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा हूं। अभी मैं हाल में यहाँ सागवाड़ा मेरा सेंटर है, वहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल अभी हूँ। तो परिवार में और कौन कौन है? हाँ, परिवार में 2 बहनें सिस्टर, और दोनों अपने घर पे सही सलामत है, और 2 ब्रदर है, 3 ब्रदर है, और एल्डर ब्रदर इज़ ऑल्सो ब्लाइंड, वो भी नेत्रहीन है। वो आप आपके बड़े भाई? हाँ, बड़े भाई। वो आप सभी को जानकर ताज्जुब होगा कि वो बड़े भाई भी मेरे जैसे ब्लाइंड है। वो खेत का काम करता है, फार्मर का। वो अपनी तरह से मैनेज करता है और अपने परिवार से काम लेता है और अपनी आय कमाता है। और दूसरे 2 भाई हैं वो पूरे विज़न वाले हैं, वो सब देखते हैं और वो भी अपना खेत का काम करते हैं। और मदर है वो अपना घर काम संभालती है और मेरा देखभाल करती है। और हमारे इनकम कमाने वाले हमारे परिवार में कोई नहीं। मैं पढ़ा लिखा ही, ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं अकेला हूँ। तो मैं अभी गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं सक्सेस होऊंगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है और मेरा हौसला बुलंद है। मैं रीट पास करके यहाँ राजस्थान में जॉब करूँगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। शादी हो गई आपकी? नहीं, अभी मेरी शादी बाकी है, शादी नहीं हुई अभी। घर में कितने सदस्यों की शादियाँ हो गई? घर सभी, और दोनों तीनों भाई है, बड़े भाई ब्लाइंड है, उसकी भी शादी हो गई, उसको भी बच्चे 20-22 साल का, एक लड़की है। और वो सब अपनी तरफ से बहुत खेत काम कर रहा है। और दूसरा मेरे से बड़ा भाई है, वो भी उसका भी बहुत अच्छा चल रहा है वो भी, और मेरे से छोटा है उसकी भी शादी हो गई। मैंने इसलिए नहीं की कि मैं जब गवर्नमेंट जॉब पाकर अच्छा मैं सेटल हो जाऊँ उसके बाद मैं शादी करूँगा। तो राजू भाई से कैसे मिलना हुआ, कैसे जानते हो? राजू भाई को यूँ मैं कल यहाँ डूंगरपुर सुबह में पहुँचा
और मैं जूनागढ़ से यूँ वहाँ तो मैं ब्लाइंड स्कूल सूरत में जॉब कर रहा हूँ। मेरा नेटिव प्लेस तो वहाँ गिर सोमनाथ में है। मैं अभी ब्लाइंड स्कूल में, वहाँ सूरत ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैं निकला तो मैंने पहला तो को पेपर देने के लिए और लेवल 1 और लेवल 2 के लिए स्क्राइब चाहिए, यानी हिंदी में बोलते हैं श्रुत लेखक। तो उसका प्रबंध पहले से नहीं हुआ था मेरे से, क्योंकि वो इलाका पूरा मेरे से अनजान है। डूंगरपुर में वो सागवाड़ा में कहाँ पे मेरा सेंटर आया है, क्या मैं करूँगा, वहाँ रहने का ठहरने का क्या होगा, और गवर्नमेंट ने सब प्रबंध कर रखा है। तो यूँ मैंने कल वहाँ उतरा यहाँ पे डूंगरपुर, वहाँ से सागवाड़ा के लिए बस से निकला और यहाँ आके मैं न्यू लुक स्कूल में गया और वहाँ मैंने प्राचार्य से बोला कि सर मेरा यहाँ सेंटर पड़ा है, तो आप मेरा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और श्रुत लेखक का कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब पता करके वहाँ मैंने कल जमा करवाया। और बाद में मैं वहाँ बाइक से बाहर निकला तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ रहने का और कहाँ जाने का है, क्योंकि वो मेरे लिए पूरा इलाका अनजान है, इसलिए पता करना पड़ता है। तो राजू भाई नाम का एक बंदा मुझे मिला और पूछा कि भैया आप कहाँ रह रहे हैं, कहाँ आपको हो गया। मैंने अभी सोच रहे हैं सब हो जाएगा, भगवान के भरोसे छोड़ दो, हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत पहले ये बोला कि भैया वो बात छोड़ो, पहले आप मेरे घर पे आओ, आपका काम हो जाएगा। वो सब 4 बजे बात हुई और 4:20 को फिर उसका कॉल आया कि सर आपका स्क्राइब का हो जाएगा, मेरा लड़का 12वीं में पढ़ रहा है, तो वो आपका पेपर लिखने के लिए आएगा। तो तब से मेरे मन में ऐसा लगा नहीं, कोई इस इलाके में, जब आप कई इलाके में वो ऐसा होता है कि वो इलाका पूरा अनएजुकेटेड है, वहाँ आपको कैसे वो मिलेगा। तो तब से मैंने थाम लिया कि भगवान जो करेगा वो सही करेगा। तो भगवान के रूप में मानो, तो मैं बोलूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। राजू भाई ने मेरा हाथ थामा, तो अभी तक मेरा हाथ उन्होंने छोड़ा नहीं है। उसका रहना गवर्नमेंट में इंतज़ाम किया है, तो भी उसके घर पर मैं उन्होंने रखा है मुझे, तो उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। पूरा परिवार मेरे साथ है और पूरा मानो तो पूरा बांसवाड़ा वो डिस्ट्रिक्ट, वो पूरा डूंगरपुर, वो अपने यहाँ ऐसे पूरा संघ परिवार बोलते हैं ना, वो पूरा संघ परिवार अभी एक संघ परिवार की मई रीट की एग्ज़ाम में सब लीन हो गए मेरे साथ। तो तब से ऐसा लग रहा है कि यहाँ बहुत सुखद महसूस हो रहा है कि बहुत उन्होंने सब ने हेल्प की है। तो शुक्रगुजार हूँ सभी का, और सभी पूरे राजस्थान का, गवर्नमेंट का भी तो हूँ ही, लेकिन पूरे कम्युनिटी का, पूरे समाज का, और पूरे डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट का, और पूरा वो सागवाड़ा का, सभी को मैं शुक्रगुजार अदा करता हूँ। तो ऐसे में लोगों के लिए अपन क्या संदेश देना चाहेंगे कि कई बार अमूमन ऐसा देखा गया है कि दृष्टिबाधित या विकलांगता को लोग बहुत बड़ी कमी की नज़र से देखते हैं और हतोत्साहित होते हैं, ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, सभी लोगों को मान लीजिए किसी को पैर नहीं है, किसी को हाथ नहीं, किसी को मेरे जैसे दृष्टिबाधित हो, तो वो बच्चा अंधे है, क्या करेगा, वो कैसे पढ़ेगा, वो कैसे चलेगा, कई तरह की हर एक मनुष्य की मन में हर एक तरह के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो मनुष्य समझ लेते हैं, उसको भाव को पकड़ लेते हैं कि वो बंदा उसको हमारी ओर से क्या उसको ज़रूरत होगी, हम उसको किस तरह से हमारी हेल्प पहुंचाएंगे। तो इस तरह से उसको प्रोवाइड करना चाहिए, उसको जो चाहिए, उसको हेल्प चाहिए, वो अपने पहले को करनी चाहिए। वो पहले माइनस पॉइंट मत सोचना मगज में कि भाई वो अंधा है और अपंग है, वो क्या कर सकता है। उसने पहले आप तक दीजिए को किस तरह से अपने जीवन को बनाए हैं, किस तरह से जीवन में आगे बढ़ते हैं। आम तौर पर बच्चे जो सही होते हैं, हमने साइटेड बोलते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, वो उस तरह से उन बच्चों को आप जो प्रोवाइड करते हैं सब पढ़ाने की एजुकेशन स्किट बोलते हैं सब, वो विकलांग बच्चों को भी आप जो देते हैं, तो वो भी अपने कंधा मिलाकर अपने साइटेड बच्चों की जैसा भी अपना रिजल्ट देते हैं। तो समाज को मेरा यही संदेश है कि ज़रूरतमंद को अपने हिसाब से जो भी हो सके रास्ता दिखाना बोलते हैं, रोड क्रॉस करवाना बोलते हैं कि रोड क्रॉस करवा दो, तो वो हेल्प करना। कहीं भी अनजान इलाके में आ जाते हैं तो उसको पूछना कहाँ जाना है, क्या
कहाँ आपको ठहरना है, किस तरह से आपको हम हेल्प कर सकते हैं, उसके पास वो जानो, उसकी समस्या क्या है, उस किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं उसको, हम किस, ऐसी कुछ नहीं कि अपने पास पैसा है तो पैसा से ही हम मदद कर सकते हैं। अपना दिल बड़ा होना चाहिए। तो इस इलाके में मैं आया तो इनसे 3-4 व्यक्ति को ऐसा दिल देखकर मुझे भी ऐसा, यहाँ पूरी गुजरात की याद में मुझे भूल गया कि मैं गुजरात की बॉर्डर पर हूँ, तो पूरा मेरा घर का माहौल है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी। अच्छा, एक रहस्य और जानना था जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे देंगे, मतलब दृष्टिबाधित हैं और किस तरह से आपने ये पढ़ाई की। और हाँ, बिल्कुल जायज़ क्वेश्चन है, क्योंकि सामान्य बच्चे पढ़ते हैं तो अपनी बुक्स होती है, अपने लाइब्रेरी में जाके पढ़ता है, अपने घर पे नोट्स बनाते करते हैं। तो हम लोगों की वो ब्रेल बुक्स होती है 1 to 12 तक, और बाद में हम पढ़ाई करते हैं कॉलेज का। किस टाइप की होती है, मतलब थोड़ा सा एक विस्तार से। हाँ बिल्कुल, 6 बिंदियाँ होती है, डॉट्स हो से, वैसे हम पढ़ते जाते हैं। वैसे मान लीजिए 6 डॉट्स है तो ऐसे पढ़ते हैं 1 2 3, स्पर्श के हाँ स्पर्श के माध्यम से हम पढ़ते हैं। बुक्स में वो सब लिखा होता है, सेम कोर्स सेम ही रहता है। जो 1 से 1 to 12 तक बच्चे पढ़ते हैं, वो भी जो कविता गद्य पद्य पढ़ते हैं वही हम पढ़ते हैं, केवल लिखने का माध्यम अलग होता है, यूँ इतना ही समझो। बाकी तो सब वो बच्चा जो पढ़ेगा, चित्र आएगा, वो चित्र भी यहाँ डिस्क्राइब किया होता है। मान लीजिए कौवा है तो कौवा के कौन से कलर का होता है, काला होता है, इस तरह से वहाँ लिखा होता है। मतलब आपको अगर कोई चीज़ पहचाननी हो तो क्या आप उसको पहचान सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मान लीजिए और आपने कोई, अभी मैंने मान लो शर्ट पहना है तो ये किस कलर का शर्ट है, कुछ बताने की कोशिश हाँ, हाँ पता है। तो मेरे पास मैं मोबाइल यूज़ करता हूँ, तो मोबाइल में वो ऐसे एप्लीकेशन आए कि वो अपने फ़ोटो खींचकर वो दिखाते हो कि चेक्स वाला शर्ट है, वाइट है, ब्लैक है, ब्लू है, ऐसा बोल देता है। लेकिन वो व्यक्ति का चेहरा कौन है, वो चेहरा आपका वो बोल सकता है कि वो चेहरा ये इंसान का ऐसा बोलता है, पर कौन सा इंसान है, आपका नाम क्या है, आपका नाम अनिल भाई, ऐसा नहीं। वो इतना अभी टेक्नोलॉजी ने नहीं इम्प्रूव किया है, वो भी इम्प्रूव कर रहे हैं कई कंपनी सारी, कि उन विकलांग बच्चों को जो हम यूट्यूब पे सब सर्च करके देते हैं, बोलते हैं, तो अपने गूगल मुझे सागवाड़ा से आगे जाना है तो मैं किस तरह से मैप में जाऊँ, तो वो सब बोलता है। अपने लेफ़्ट साइड में बंगला है, आगे बढ़ो, राइट साइड में सलून की दुकान है, आगे बढ़ो, ऐसा सब मैप में बोलता है। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे लिए एजुकेशन और फिरना घूमना और सामान्य व्यक्ति की तरह से हम वो सब काम कर लेते हैं। अब जैसे मोबाइल चलाते हो आप? हाँ बिल्कुल सर, एंड्रॉयड मोबाइल मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, सैमसंग गैलेक्सी M02। तो किस टाइप से इसको चलाते हो आप? हाँ, उसमें टॉकबैक आता है, और टॉकबैक अंदर सेटिंग में आप जाते हैं तो अपने मोबाइल में भी होता है वो सब, पर अपनों को ज़रूरत नहीं है। अब लोग देखकर काम करते हैं, हम लोग पूरा सुन के काम करते हैं, बस इतना ही फ़र्क है। तो एक थोड़ा सा हमको बताएंगे थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा मोबाइल, मान लीजिए मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है। ये आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोबाइल को ये चला लेते हैं दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी। लॉक लगा रखा है? हाँ जी, ना खुल गया। जो मान लीजिए अभी बोला है टॉकबैक बोला, ठीक है। जैसे राजू भाई का नंबर है आपके पास? हाँ है, उसका नंबर उनको कॉल लगाना हो तो? हाँ, उसको भी कॉल लगाना, बोलकर भी लगा सकता हो और कांटेक्ट में जाकर भी लगा सकता हो। फिर डायल में भी है, रिसीव में भी। थोड़ा बताइए ना आप थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ। आप देख सकते हैं ये राजू भाई भी हैं जिन्होंने अपने घर पर एक अनजान शख्स, जिनको ये न कभी जानते न कभी मिले हैं, बस एक रास्ते में इनकी मुलाकात हो गई और इनका दिल पसीज गया कि रीट के एग्ज़ाम देने जूनागढ़ गुजरात से करीब 800 किलोमीटर एक ऐसा शख्स आया जो दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी परीक्षा देने का हौसला रखता है। तो इनका दिल पसीजा और उनको ये अपने घर पे लेके आए, घर पे रहने की सारी व्यवस्था की है और एक अच्छे परिवार के सदस्य के रूप में ये इनको सहयोग कर रहे हैं। और सब जिन्होंने मेरे कल से आज तक बहुत सारे कॉल्स आए हैं और सब रिसीव डायल में पड़े, तो उनका भी मैं कॉल अभी कल कितने बजे मुलाकात, वो भी यहाँ दिखाएंगा टाइम के साथ। अच्छा अच्छा।
Rish Samara. Rajesh Naik. Easy. Again. Rajesh Rish. Yesterday. Subhash Neil. Subhash Neil. Hamid Sunil. Hamid Alet. Plus 9. हम लेफ्ट टू राइट टू स्वाइप करते हैं, ठीक है। आप कोई भी काम करते हो देख कर करते हैं, हमको सुनना पड़ता है, वो पूरा फोकस रखना पड़ता है। Plus 9197. Rish Samara. Incoming call. आप देख सकते हैं आप कि ये किस तरीके से कॉल लगाने की कोशिश की जा रही है। इनके डायल कॉल में बहुत ज़्यादा नंबर है, इस वजह से इसको आराम से ये सुनने के बाद ही कॉल लगाने का प्रयास कर रहे हैं। Rish Samara. Chandra 0J. Rish Samara. Chandra 0. Insider. Incoming call. Expand. जो पहले अनजान था तो उसका नाम उन्हें केवल इज राइटर लिख के भेजा है, तो मैंने तुरंत ही सेव कर लिया कि क्या नाम है। उसके बाद नाम पता चला, उसके बाद उन्होंने कॉल आया तो बोला मेरा लड़का 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो अभी वो ट्यूशन गया है 4:30 बजे। मैंने तकरीबन 4:01 पर कॉल किया था, तो बोल रहे थे 4:30 बजे मेरा लड़का आएगा, मैं आपके साथ उसकी बात करा दूँगा और निश्चिंत रहिए। पहले उन्होंने बोला कभी भी इतनी मेरे 37 साल उम्र में कभी किसी भी इंसान ने मैं ऐसा नहीं बोला कि आपका ठहरने का रहने का हुआ नहीं हुआ। बात की बात आप मान लीजिए, मेरे को कहने में बहुत वो हिचक नहीं हो रहा है कि सच इंसान जो कहीं भी किसी को मिलाता है ना, वो हार्डली बहुत एक क्षण ऐसा है कि मैं वो शब्द में बयां नहीं कर सकता। बिल्कुल, मतलब ये भावनाएं होती हैं जिसको महसूस ही किया जा सकता है। बिल्कुल, कि उसको दिखाई नहीं दे कि वो भावना ऐसी हो, अपना वो क्या वो हार्डली होता है ना, वो ईश्वर किसी को मिलाता है कैसे, तो उसका अपने बोलते उस शब्द में कोई बयान नहीं करते, उसका हम केवल फील ही कर सकते हैं कि क्या मानवता क्या है, मानव तो किस तरह से परिवार में रहना चाहिए। उन दो, एक लड़की लड़का है और मैं, और तीसरा अपना मैं उसना भाई हो, इस तरह से अपना वो बिहेवियर करते हैं। तो मुझे वो सारा टेंशन था को स्क्राइब कैसे मिलेगा, क्या होगा, और सब में मैं जब बस से बैठा सूरत से निकलने के लिए, और बाद में मैं 2 दिन पहले मेरी एग्ज़ाम वहाँ थी अहमदाबाद, तो मैं पूरा मेरा जर्नी 1 हफ्ते से चल रहा है, तो पूरा थकान था और सभी वो क्यों पूरा 1 हफ्ते में बहुत टेंशन रहता है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से और स्क्राइब का तय नहीं हो पाना, वो सब बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही थी। तो यहाँ आके ऐसा लगा कि कुछ यहाँ अपने बहुत सुखद जगह पे, मतलब 7 दिन की थकान ये कह सकते हैं 7 मिनट में राजू भाई के मिलने के बाद आपकी ख़त्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मान लीजिए यहाँ अभी कॉन्टेक्ट उसका आ गया, ठीक है, तो उसको मैं ये राजू भाई को कॉल लगाने की एक कोशिश की जा रही है। दृष्टिबाधित हैं हरिराम जी मकवाणा, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने कॉल लगाया है। हरिराम जी मकवाणा दृष्टिबाधित हैं, बावजूद इन्होंने कॉल लगाया है। ये राजू भाई का मोबाइल आप देख सकते हैं, ये राजू भाई रिसीव करेंगे। ये आपको एक दूसरे से बातचीत भी हम दिखाएंगे। आप बात करिए हरिराम जी, आप बात करिए। हाँ जी सर। आप देख सकते हैं ये दोनों की बातचीत चल रही है। दृष्टिबाधित हैं हरिराम जी मकवाणा और वो एंड्रॉयड मोबाइल भी चलाते हैं। राजू भाई जो हैं वो पुनर्वास कॉलोनी के रहने वाले हैं, मंदिर के पास में उनका मकान है। एक अनजान शख्स इनको एक सड़क पर मिलता है, उनको घर पे लेके आते हैं और एक अच्छे रहने की व्यवस्था करते हैं, और चंद ही घंटों में वो शख्स परिवार का एक सदस्य के रूप में बन जाता है। आप देख सकते हैं उनसे अभी फ़ोन पे उन्होंने बात की। तो ये सब कैसे कर लेते हैं? हाँ, वो सब आसानी से हो जाता है। पहले हमको टॉकबैक आता तो उसको समझ नहीं आता कि ओके क्या बोलेगा, किस तरह से, और हिंदी इंग्लिश में बोलता है सब। तो हम सारा काम उसमें यूपीएससी भी हम यूज़ करते हैं, वो सब पेमेंट करना, वो सब व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। गूगल पे, फ़ोन पे, वो सारी जो गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती है उसके सब फॉर्म किस तरह से फिलअप करते हैं। यूँ मानिए कि सारी दुनिया टेक्नोलॉजी ने सारी दुनिया मुट्ठी में कर रखी है, तो जो आम जनता कर सकती है वो हम भी आसानी से कर लेते हैं। थोड़ा वो कैप्चा वाला पार्ट आता है, उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, वो फ़ोटो सेट करना पड़ता है, वो थोड़ी दिक्कत रहती है। तो अपने जो कोई भी हम इंसान को बोलते हैं थोड़ा हमको फ़ोटो खींच रहे हो और अच्छा आया, ठीक है क्या, केबी में है, एमपी में, वो सब थोड़ा सा हेल्प लेनी पड़ती है। वो भी अभी सब मोबाइल की कंपनियां सोच रही कि उन लोगों को पूरी मोबाइल फ्रेंडली किस तरह से उन लोगों को हम अपना मोबाइल अच्छी तरह से, वो लोग कोई भी दिक्कत नहीं आए ऐसा हम किस तरह से बनाए, वो भी अभी सोच रहे हैं। तो जो हमारे ये वागड़ में भी दृष्टिबाधित कई सारे लोग हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप एक मार्गदर्शन के रूप में बताएंगे कि कहाँ कैसे जाएं और किस तरह का वो प्रयोग करें या एक अभ्यास करें, तो इसके माध्यम से
वो भी एक एंड्रॉयड मोबाइल को आसानी से चला पाएँ। हाँ बिल्कुल, आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि अभी टेक्नोलॉजी के स्टेट में अभी कंपटीशन हुई थी, आई थिंक 1-2 महीने पहले। तो वहाँ कंपटीशन हुआ था टेक्नोलॉजी के बारे में। हमारे वीआई सब स्टूडेंट सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स चल रहे हैं, तो उसमें यहाँ रिकॉर्डिंग क्लब भी एक बहुत सारे पूरे देश में पहचान वाले हैं। संदीप त्रिवेदी नाम का वो शख्सियत चला रहा है, तो पूरा राजस्थान पूरा इंडिया में उसका कैंपेन चल रहा है। तो वहाँ टेक्नोलॉजी का एक सेमिनार हुआ था, उसमें राजस्थान स्टेट का फर्स्ट नंबर आया था, दूसरा गुजरात का और तीसरा यूपी का आया था। तो इस इलाके में तो पूरा वो चला रहा है कैंपेन, और बहुत दृष्टिबाधित स्कूल भी यहाँ राजस्थान में है, तो पूरा फोकस यहाँ पे है। तो वो तो इन्फॉर्मेशन की कुछ ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस इलाके में वो वागड़ जैसे एरिया में और डूंगरपुर बांसवाड़ा वो थोड़ा बोलते हैं ना यूँ एजुकेशन में थोड़ा वो बोलते हैं पछात की, थोड़ा वहाँ एजुकेशन थोड़ी हाँ पिछड़ा हुआ इलाका है। तो यहाँ थोड़ा काम करना अभी बाकी है। तो इस इलाके में जो बहुत सारे एजुकेटेड लोग यहाँ इस इलाके में रह रहे हैं, सागवाड़ा में भी है, मेरा स्टूडेंट खुद यहाँ पे रह रहा है। मैं फलोज गांव में पहले 2019 में यहाँ डूंगरपुर के पास फलोज नाम का गांव है, वहाँ ब्लाइंड स्कूल है। तो इस इलाके में भी ब्लाइंड स्कूल है, तो वहाँ की मुलाकात लीजिए, वहाँ की किस तरह से बच्चों की ज़रूरत है, किस तरह से हम वहाँ को बच्चों को हेल्प फुल हो सकते हैं, वो सब अपना दायित्व निभाइए। और अपने इलाके में जो हमारे जैसे दृष्टिबाधित विकलांग और अन्य कैटेगरी की भी बच्चे हैं, उनको अवेयरनेस लाइए, बताइए कि आप भी बन सकते हैं कुछ। ऐसा नहीं जीवन में अपना हार मत मार लेना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसा मन बना के आगे बढ़िए और आगे अपना जीवन यात्रा शुरू करिए। तो मैं खुद ऐसा नहीं करूँगा कि मैं एक छोटे से गांव से जंगल में से आया हूँ, वहाँ सिंह और वैसे शेर ही देखने मिलते हैं, बाकी से कुछ नहीं। तो मुझे ने भी कई सारे लोगों के प्रेरणा मिली है, मैं इंस्पायर हुआ हूँ। वहाँ से लेकर सूरत मैंने पढ़ाई की है, वो मेरा सौभाग्य है कि अभी मैं वहाँ टीचर की प्राइमरी स्कूल में 1 से 8 में वहाँ जॉब कर रहा हूँ। तो इससे बड़ा मेरे से खुशी की बात कौन सी हो सकती है। अभी राजस्थान में मेरा गवर्नमेंट के लिए मैं यहाँ जॉब के लिए आया हूँ, तो वो भी मेरा स्वप्न है, तो वो भी मेरा स्वप्न पूरा होगा, क्योंकि यहाँ के जनता ने मेरा पूरा सपोर्ट किया है, पूरा लगन से मेहनत की है। 24 घंटों में मेरा वो स्क्राइब का सब करवा दिया। मानियो यूँ 24 घंटों नहीं लगा, 1 घंटे में 4 बजे बात हुई और 5 बजे यहाँ राजू भाई के घर पे पहुँचना और सब होना, वो सब कुदरत का देन है ना। कुदरत जो ऐसे लोगों के मिलाते हैं, क्योंकि जीवन में बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे लोगों की कहानी होती है, प्रेरणादायी होती है, इंस्पायर मिलता है। तो किस तरह से मिलता है वो सब मेरी जर्नी में आपको उसका पार्ट दिखाई दे रहा है। तो समाज का मेरा एक ही संदेश है कि आप हमारे जो ज़रूरतमंदों को, उसके भाई बेचारा है, वो लड़की है तो वो कैसी जाएगी, वो लड़का है तो कैसे अपना काम करेगा, ऐसा मत सोचना। उसको हौसला बुलंद करना है, उसको प्रेरणा देना, उसको इंस्पायर करना है कि आप भाई है बहन है तो बोलो कि बहन जी भाई जी आप अपने भी लोग बैंकर्स में क्लर्क होते हैं, मैनेजर सर होते हैं और बड़े बड़े IAS भी बनते हैं। तो हर जगह पर हमारी वैकेंसी रहती है, रेशो रहता है, रिज़र्व रेशो रहते हैं 4%। तो उसका हम पूरा सभी हमारे भाई बहनों को किस तरह से उसका बेनिफिट दिला सकते हैं। तो इस तरह से अपने अवेयरनेस लाए और पूरे पिछड़े जो इलाके हैं वहाँ के जो, क्योंकि घर पे बच्चे बैठे रहते उसको पता नहीं चलता कि हमारे लिए स्पेशल स्कूल होती है, हम भी सामान्य बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं। तो पेरेंट्स को भी आगे आना चाहिए और समाज को भी आगे आना चाहिए, और सब मिलकर करेंगे तो पूरा समाज, ये समाज अपने एक एक व्यक्ति से बना होता है। तो सबकी दायित्व है, सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो इस काम करेंगे तो पूरा अपने वो दृष्टिबाधित समाज है, वो जो बोलता है ना समाज धारा में किस तरह से लाया जाता है, वो गवर्नमेंट भी इस दिशा में काम कर रही है। तो अपने घर से शुरुआत करेंगे तो हम कामयाब होंगे, ऐसा मैं विश्वास दिलाता हूँ।
सबसे पहले तो आपको अग्रिम शुभकामनाएं जो जिस एग्ज़ाम के लिए जो परीक्षा आप देने जा रहे हैं उसके लिए। जी जी सर। और हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। इसी तरह का हौसला लेकर गुजरात जूनागढ़ से आए ये थे हरिराम जी मीणा, जो दृष्टिबाधित होने के बाद भी रिट के एग्ज़ाम देने यहाँ पर आए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम सच न्यूज़, सागवाड़ा। शुक्रिया सर, आपने मेरी मुलाकात ली। एक अनजान शख्स को जो रास्ते में मिला उनको लेकर घर आ गए। एक ऐसी शख्सियत हैं राजू भाई जो पुनर्वास कॉलोनी में रहते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो एक अनजान शख्स को घर पे लेकर आए और ये क्या सोच कर लाए हैं, और अभी ये जो प्रेरणा स्रोत बना हुआ है कि लोगों की मदद अगर करने का खुद में अगर जज्बा हो तो किसी प्रकार की बाधाएं आड़े नहीं आती। श्रुति लेखन के लिए आपकी तरफ से फ़ोन आया था कि मुझे एक बच्चा प्रोवाइड करवाने के लिए। तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि आप ठहरे कहाँ हैं। उन्होंने बताया कि संघ की तरफ से यहाँ पे व्यवस्था की गई है। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि आप पहले यहाँ पधारें या फिर आप जहाँ पे हैं मैं वहाँ से पिकअप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे मैं उनको लेने गया और फिर मैं घर पे लेके आया। फिर मैंने इनसे निवेदन किया कि आप अब मेरे घर पे ही रहें और मैं सारी व्यवस्था करा दूंगा और आप मेरे घर पे मेहमान बन के रहें। जो भी होगा, जो भी व्यवस्था मुझसे होगी मैं करूंगा। वैसे भी अमूमन देखा जाता है कि अतिथि देवो भव, इसी भाव को लेकर जो राजू भाई हैं उन्होंने एक अतिथि के रूप में अपने परिचित तो नहीं कह सकते, अनजान, लेकिन इतने भावनात्मक दृष्टि से अभी 2-4 घंटों में ये लोग जुड़ गए हैं कि उनको ये लगता है कि बरसों का उनका ये नाता हो। ये औरों के लिए भी प्रेरणा का सबब बन सकता है कि अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो किसी तरह की बाधाएं, भेदभाव, जात पात कोई मायने नहीं रखती। तो फिर अब मुझे दीजिए इजाज़त, हम फिर मिलेंगे आपसे ऐसी खास और अहम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अभी जो ये त्योहारों का सीजन आ रहा है उसके लिए मैं दीप होंडा सर्विस पॉइंट की तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारी फर्म पिछले 19 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है और आगे भी हम आपके प्रेम व सहयोग से आगे भी अपनी सेवाएं जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल अहम सच न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सागवाड़ा शहर सहित आसपास की ताज़ा खबरें आप तक पहुंच सके।